किसी भी तरह से बामसेफ में काम करने वाले हमारे सैकड़ों जो समन लोग हैं, ना तो उनके विरुद्ध है और ना ही किसी बामसेफ के वर्तमान कर्मचारी या पदाधिकारी के विरुद्ध है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बामसेफ खत्म क्यों हुई और समन संघ कभी भी खत्म क्यों नहीं होगा। इसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे और जो भी लोग कहीं कुछ कहना चाहते हैं वो बाद में शांति के साथ अपनी बात रखेंगे, भक्ति के साथ नहीं, तर्क के साथ रखेंगे। भक्ति वाले यहां समय खराब ना करें, क्योंकि हम हर प्रकार के भक्तों से पहले ही त्रस्त हैं। दरअसल कोई ये कह सकता है कि आम से अब मूल्यों का हमको समीक्षा करने का या उन पे बात करने का या चर्चा करने का या उनके घटनाक्रम पर कोई कार्यक्रम लगाने का या महीनों तक कार्यक्रम लगाने का हमारे पास क्या अधिकार है। तो ये बात क्लियर कर देता हूं मैं कि भारत के अंदर समणों का कोई भी संगठन या कोई भी ग्रुप अगर ये डिक्लेयर कर देता है कि वो प्राइवेट लिमिटेड है, वो व्यक्तिगत है, वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की पूंजी है, वही उसके मालिक हैं, अगर ये घोषणा कर देता है, घोषित कर देता है, डिक्लेयर कर देता है, तो हम उस व्यक्ति से, उनके व्यक्तिगत संगठन से, उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, संस्था से, संगठन से लिखित में माफी मांगेंगे, कोर्ट में जाके माफी मांगेंगे, यहां हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे और जब तक वो हमें माफ नहीं करेंगे हम माफी मांगते रहेंगे और हम ही नहीं, पूरा पूरा संघ मांगेगा। पर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है या व्यक्तियों का समूह ये कहता है कि ये जो संगठन है जो उसने बनाया है या जो उसका मालिक है या उसका जीवन पर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष है या उसका परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष है या उसकी पत्नी राष्ट्रीय अध्यक्षा है या उसकी पत्नी, उसकी सास इसको चलाती है या वो लोग चलाते हैं और वो प्राइवेट ना होके पब्लिक का है, यानी कि समाज का है, सामाजिक है, समाज के लिए काम करता है, समाज से रिसोर्सेस लेता है, समाज से पैसा लेता है, तो समन संघ समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत पुरातन है और बहुत पुराना है। हम आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे और समीक्षा करेंगे। वैसे तो हम इनवाइट करते हैं लोगों को कि वो आएं और बातचीत करें और अपने सवाल जवाब दें, तर्क दें, ताकि लोगों को जानकारी हो। पर अगर कोई जानकारी नहीं देता है तो हम इंतजार करते हैं जब कभी ऐसा 21 पेज का लेटर कोई 31 साल पुराना बहुत खास पदाधिकारी अपने रोना रोता है, समाज को सचेत करता है, बताता है। जब कोई बुद्धिजीवी विलास खरात जैसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन देने का सोचा और वो एक छोटे से मानधन पे, मानधन मतलब जो उनको पेमेंट मिलती है, उस पर वो काम करता है दिन रात, उसको निकाला जाता है, या वो ये कहता है या उनकी पत्नी ये कहती हैं कि भाई मेरी शादी जबरदस्ती कराई, या उनकी पत्नी ये कहती हैं कि 23-24 लाख रुपए का घोटाला है, या वो अपनी व्याख्या बताती हैं, या मातंग जैसा व्यक्ति कभी हम साथी रहे उसको निकाला जाता है, या पुराने साथी जैसे बहल साहब हैं या बहुत सारे लोग हैं, डीडी कल्याणी जैसे लोग हैं, उनको निकाला जाता है, और भी बड़ी बड़ी लंबी लाइन है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम समन संघ के लोगों को इस बात की जानकारी दें और पूरे समाज को इस बात की जानकारी दें कि आप जो पैसा दे रहे हैं, आप जो रिसोर्सेज दे रहे हैं, आप जो बुद्धि दे रहे हैं, हमारे लड़के जो वहां जाकर काम कर रहे हैं, हमारी जो बहनें वहां जाकर काम कर रही हैं, वो इस बात को जाने। भले ही माने या ना माने, हम मानने के लिए नहीं कह रहे हैं, पर जाने, जो जानकारी है उसको जाने। उनकी इच्छा है कि वो उस पर मनन करें, चिंतन करें, सवाल करें, पूछें, ना पूछें, व्यक्ति की पूरी आजादी संविधान में है। वो भक्ति करे या वो तर्क करे या वो चर्चा करे या वो अंधभक्त हो या वो बुद्धिजीवी हो, उसके ऊपर है। इस पे हमारा कोई सरोकार या समन संघ का सरोकार या पब्लिक का सरोकार किसी का नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है। व्यक्ति चाहे जीवन पर्यंत भक्ति करके और अपना जीवन दे सकता है, पर समाज का, सोसाइटी का नुकसान ना करे, अपना करे जिसको करना है। पर अगर सामाजिक नाम लेके कहता है, सामाजिक बात कह के कहता है, समाज की दुहाई देता है
समाज के उत्थान की बात करता है, समाज के जो ऊंच नीचे उसकी बात करता है, तो फिर हमारा दायित्व बनता है। और समन संघ तो इस बात के लिए फेमस है कि वो हर व्यक्ति से जो अपने आप को संगठनों का मालिक कहता है या किसी मत मतांतर का मालिक कहता है, या कोई संस्था ऐसी जो लूट खसोट रही है, या जो जहां लोग समाज से चंदा बटोर रहे हैं, या समाज से कहीं वो कुछ ले रहे हैं, वहां वो सवाल करेगा ही करेगा। और अगर सवाल नहीं करता है तो फिर समन संघ के होने का कोई फायदा नहीं है, उसके बुद्धिजीवी लोग होने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो हम गर्त में जा ही रहे हैं और ज्यादा तेजी से गर्त चले जाएंगे। पूरे भारत में एक समन संघ ही है जो सवाल करता है। आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बामसेफ खत्म क्यों हुई। कोई कह सकता है कि बामसेफ खत्म नहीं हुई, तो इस पर भी चर्चा हो जाए कि भाई बामसेफ खत्म हुई या नहीं हुई। कारण क्या है कि बामसेफ है क्या। अगर आप किसी से पूछोगे कि व्हाट इज बामसेफ या बामसेफ क्या है, तो बामसेफ को बनाने वाले, नाम रखने वाले साहब मान्यवर काशीराम, जो समन संत घोषित हो चुके हैं, उनसे बात आरंभ करनी पड़ेगी। और कोई व्यक्ति अगर उनका फोटो नहीं लगाता, या उनकी बात आरंभ नहीं करता, या उनका जिक्र नहीं करता, या ये कहता है कि इसके शिल्पकार माननीय मेश्राम है, अभी मेरे फेसबुक पे बोला था शिल्पकार माननीय मेश्राम, तो मैंने कहा तेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि इसकी फाउंडेशन कहाँ रखी, तू क्या बात करेगा, तू तो भक्त है, निकल यहां से। तो साहब मान्यवर काशीराम जी बिल्कुल बेयर थे, बिल्कुल जो कहते हैं कि अपने ऑफिसर में, अपनी नौकरी में, और वो रविदासी थे, पंजाब से थे, सीधे साधे व्यक्ति थे, पर जिद्दी थे। जैसा कि बताते हैं कि उन्होंने बचपन में अपने जो जूड़ी थी बाल काट लिए, और जिस काम को वो करना चाहते थे करते थे, इतने जिद्दी थे। उन्हें नहीं पता कि यहाँ कास्ट सिस्टम कैसे काम करता है, डॉक्टर अम्बेडकर कौन है, क्या मूवमेंट है, क्या नहीं है, क्या मूवमेंट बाबा साहब ने चलाई, कुछ नहीं पता था। वो अपने नौकरी में, और वैसे भी पंजाब के लोग अपने काम में मस्त होते हैं। पंजाब में इतना ज्यादा मूवमेंट रहा नहीं, छोटी मोटी दो तीन जगह, जैसे होशियारपुर है या एक जगह और है फिल्लौर करके है, वहीं तक बाबा साहब जहां तक गए थे वहीं मूवमेंट चलती है थोड़ी बहुत। तो वहां जब एट्रोसिटीज हुई, और एट्रोसिटीज में वहां एक साथी ने ये कहा कि बाबा साहब के जन्मदिन की छुट्टी है और उसको निकाल दिया है, वहां से उनको जानकारी हुई कि भाई कोई बाबा साहब भी हैं, उनकी छुट्टी भी लेनी होती है, और इस गरीब बेचारे को निकाल दिया है, इस कर्मचारी को इसका साथ देना है, क्योंकि ये अपना ही ऐसी समुदाय का बताया जाता है। तब पहली बार जो किताब उन्होंने पढ़ी वो उनके टच में आई, यानी कि उनके माइंड में पहली बार जानकारी आई कि क्या एट्रोसिटीज होती हैं, कैसे होती हैं, कौन बाबा साहब हैं, क्या नहीं है। और वो इतने गहराई से उन्होंने पढ़ी, कई बार पढ़ी जैसा बताते हैं, और वहां से उन्हें ये लगन हो गई कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समूहों के लिए कुछ करूं। पर किसी ऐसे आदमी को जो अफसर रहा हो और अचानक उसको ये पता चले कि कोई मूवमेंट भी है, कोई बाबा साहब अम्बेडकर भी है, तो वो बिल्कुल माइंड से, संगठनात्मक दृष्टि से, ऑर्गेनाइजेशन दृष्टि से बिल्कुल बेयर होता है, बिल्कुल कोरा होता है। उसको नहीं पता कि काम कैसे करना होता है। तो वो व्यक्ति जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके पास जाता है, सुनता है, देखता है, किताब पढ़ता है, किसी संगठन में जाता है, किसी की मीटिंग में जाता है, देखता है। वही उन्होंने किया, जो वहां महाराष्ट्र की जो जितनी मीटिंग थी वहीं उनकी नौकरी थी। वो किया, वो समझा, धीरे धीरे बुद्धि का विकास होने लगा, क्योंकि अफसर थे, जानकारी अच्छी थी। तो वो धीरे धीरे उनकी बुद्धि का विकास होने लगा। बुद्धि के विकास होने के साथ साथ उन्हें ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में जानकारी हुई, और उनकी एक सहज बुद्धि, सहज ज्ञान उन्होंने जो पाया, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ कमिटमेंट अपने आप से की। और उस कमिटमेंट के बाद में जो रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने समाज की तरफ देखा कि रिसोर्सेज कहाँ हैं। तो रिसोर्सेज मिले सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की तनख्वाह में। वहां उनको मिले कि भाई इनसे कुछ मिल सकता है। बाबा साहब का वो कोटेशन के पे बैक टू सोसाइटी, यानी देयर रिसोर्सेज एंड टाइम। पे बैक टू सोसाइटी रिसोर्सेज एंड टाइम है, पैसा नहीं है, पर रिसोर्सेज टाइम के साथ मनी भी उन्होंने लिया, क्योंकि जो टाइम नहीं दे सकते, जो अपना रिसोर्सेज नहीं दे सकते, वो पैसा दें। वहां से ये बात शुरू हुई, और धीरे धीरे करके वो एक एक घर, दो घर, तीन घर, पैदल, साइकिल पे, चप्पल पे, जैसा भी था, और जो उनके साथी वहां जुड़े साथ में, वो काम आरंभ हुआ। और वहां जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का संगठन बनाया, जो कि बामसेफ के नाम से है, प्योर सरकारी कर्मचारियों का संगठन। वो बामसेफ नाम पहली बार पड़ा। तो बामसेफ जब बनाया था तो सरकारी कर्मचारियों का बना हुआ था, पर सरकारी कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए नहीं था, वो था सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। क्योंकि उनका वेलफेयर तो हो रहा है, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, पर वो कुछ दें जिससे कि बाकी लोगों का भी है, क्योंकि हिस्सा सभी का है। 6 करोड़ लोगों के हिसाब से वहां नौकरी आई थी, पर कुछ लाख लोगों को नौकरी मिली, तो 6 करोड़ लोगों का उत्थान करना था। ये काम वहां चलता रहा। बामसेफ में सब कुछ ठीक रहा, पर कमाल की बात यह है कि बामसेफ की रचना करने वाले, बामसेफ के बनाने वाले, बामसेफ के थिंकर, बामसेफ के अकेले व्यक्ति थे, और तो कोई था नहीं, या दो उनके साथी थे। उनको बामसेफ छोड़नी पड़ी। इसको कोई
इसको कोई मतलब देखता नहीं है, सोचता नहीं है कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि बाम सेफ का सोचने वाला व्यक्ति, बाम सेफ का बनाने वाला व्यक्ति, अपना जीवन अर्पित करने वाला व्यक्ति, शादी ना करने वाला व्यक्ति, पैसे को हाथ नहीं लगाने वाला व्यक्ति, उसकी कौन सी मजबूरी हो गई कि उसको बाम सेफ छोड़नी पड़ी। और ऐसी बाम सेफ छोड़ी कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, विधवा करके छोड़ी। यानी कि जाते जाते कोई अध्यक्ष भी मनोनीत नहीं किया उन्होंने, किसी व्यक्ति को भी नहीं कहा कि आज के बाद तू बाम सेफ संभाल लेना। मतलब बाम सेफ उनकी दृष्टि में, उनके हिसाब से वो खत्म हो गई। तो कोई बीमारी देखी होगी, कोई समस्या आई होगी वहां, जिसके कारण वो समझे होंगे कि अब इसका रहना या ना रहना कोई इसके वजूद का फायदा नहीं है। पर कुछ लोगों ने बाम सेफ पकड़ ली, शायद उन लोगों ने बाम सेफ पकड़ ली जिन्होंने उनको मजबूर किया कि वो चले जाए। लंबी कहानी है, कुछ कहानियां अंदर की भी होती हैं जो कभी बाहर नहीं आती, और कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो कभी सच्ची नहीं होती पर बाहर आती हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि बाम सेफ का बनाने वाला जो शिल्पकार था, उसको बाम सेफ छोड़नी पड़ी। दर्द तो हुआ होगा, क्योंकि कुछ सपना देखा होगा, कुछ काम करने की जिज्ञासा हुई होगी, कुछ मन में आया होगा, और कुछ लोग अच्छे भी जुड़े होंगे, कुछ खराब भी जुड़े होंगे, कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी। जब किसी कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, या कार्य करना जो कराने वाला व्यक्ति होता है, जैसे मान्यवर काशीराम, अगर उनकी इच्छाएं बढ़ जाएं, दोनों में से अगर किसी की इच्छा बढ़ जाए या दोनों की बढ़ जाए, महत्वाकांक्षा बढ़ जाए, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। और ये लगातार घटती हैं संगठनों में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। संघों में तो नहीं घटती, क्योंकि संगठन में आदमी बिना महत्वाकांक्षा के आता है, उसको पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी कोई भी इच्छा या पूरी होने वाली नहीं है, आना है तो आओ, नहीं आना है तो जाओ। पर संगठनों में जो लोग आते हैं वो महत्वाकांक्षी होते हैं, हाईली एम्बिशियस होते हैं। वो हाईली एम्बिशियस वो आते इसलिए हैं कि उनको पद, पोस्ट, मंच, माला, पैसा, पोजीशन कुछ ना कुछ चाहिए वहां, इसलिए वो आते हैं। तो उनके काम कराने वाले उनसे भी ज्यादा हाईली एम्बिशियस होते हैं। मतलब काम करने वाले तो होते ही हैं हाईली एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी लोग, जिनको चाहिए 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 चाहिए। काम कराने वाले लोग जो उनको नेतृत्व देते हैं, वो उनसे ज्यादा, उनके पिताजी होते हैं, वो उनसे ज्यादा हाईली एम्बिशियस होते हैं। अब दो लोग अगर काम करने वाले कराने वाले दोनों टकराएंगे, दोनों की इच्छाएं होंगी, तो चिंगारी निकलेगी, धुआं भी उठेगा, आग भी लगेगी, कपड़े भी फटेंगे, और संगठन भी फटेगा। यानी संगठन के भी टुकड़े होने लाजमी हैं, ये प्रकृति का सिद्धांत है। वही हुआ, बाम सेफ जिस व्यक्ति ने छोड़ी, उसके बाद बाम सेफ के टुकड़े रुके नहीं। यानी महत्वाकांक्षी लोग जो थे, वो उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। वहां कोई नेतृत्व की बात नहीं हुई, वहां कोई सेक्रीफाइस की बात नहीं हुई। वहां एक व्यक्ति आया, उसको मारने के लिए दूसरा व्यक्ति आया, उसको मारने के लिए तीसरा, वहां षड्यंत्र चलते रहे। कभी उजागर हुए, कभी नहीं हुए, कभी उजागर हुए, कभी नहीं। और अब तो लिखित में है, आप बोल सकते हो कि ये लिखित में किस पेज का साइन डॉक्यूमेंट है। अगर वामन मेश्राम को इससे दिक्कत है और ये झूठ है, तो कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में जाके क्लेम करना चाहिए। और जो माया बगाटे और जो विलास खरात और जो मातंग, जो भांजी भाई राठौड़ ने जो अकाउंट बंद करा रखा है, अगर वो गलत है और वो ठीक नहीं है, तो कोर्ट में जाओ। जाते क्यों नहीं कोर्ट में? एफआईआर कराओ, इनकी मानहानि हो रही है इतने बड़े संगठन की। पर कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, कोई मानहानि नहीं होगी, क्योंकि बातें सच्ची हैं। और जब इन बातों की परतें निकलेंगी, तो इनकी गहराइयों में और भी बदबूदार चीजें निकली हुई हैं, जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं। पर हम इसलिए नहीं दावे के साथ बोल सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा लेटर नहीं था, और हम बहुत पहले छोड़ आए थे, इसलिए ज्यादा बोलते नहीं थे। पर सच्चाई आती रहती है, बताते रहते हैं, कभी इशारों में, कभी नहीं। बताते इसलिए रहते हैं कि सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, सोसाइटी का फायदा नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में टुकड़े हुए, और बाम सेब के टुकड़े के आधार क्या रहा? सबसे पहला आधार रहा पैसा, चंदा, जिसको समन संघ ने खत्म किया है। अब हम कंपैरिजन पे आ रहे हैं। चंदा वो चीज है जो संगठन बना नहीं रहा है, संगठन को तोड़ रहा है। और इस बात को समन संघ ने सबसे पहले जाना और समझा कि महापुरुषों ने जो पैसे नहीं इकट्ठे किए, बाबा साहब ने जो पैसे नहीं इकट्ठे किए, बुद्ध ने जो सारे पैसे छोड़ दिए, और साहब काशीराम ने जो कसम खाई कि वो पैसे नहीं रखेंगे अपने पास में, कभी खाता नहीं खुलवाएंगे। समझना चाहिए कि पैसा बहुत बुरी चीज है। जर जोरू जमीन, झगड़े की जड़ तीन। यानी कि जमीन हो, महिला के ऊपर झगड़ा हो, या पैसे के ऊपर झगड़ा हो, ये तीन झगड़े जग जाहिर होते हैं, जो पूरे का पूरे संगठन का सत्यानाश कर देते हैं। तो जर का मतलब है पैसा और संपत्ति, और जमीन का मतलब है जो वहां प्रॉपर्टियां बनती हैं वो, और जोर का मतलब है कि किसी महिला के साथ इलीगल संबंध। किसी महिला के साथ इलीगल, लीगल संबंध बात नहीं कर रहा, क्योंकि लीगल संबंध जो जायज होते हैं वो तो परिवार बनाते हैं, वो तो दुनिया में खुशहाली लेके आते हैं। पर अगर किसी महिला के साथ संगठन के अंदर इलीगल संबंध हो जाए, उस संगठन का खत्म होना लाजमी है, जहर है वो, जहर।
चाहे पैसे का झगड़ा हो, चाहे जमीन का हो, चाहे महिला के साथ, और महिला क्या पुरुष के साथ भी किसी का कोई संबंध हो लीगल, तो वो चलता नहीं, क्योंकि हम मोरालिटी पे चलते हैं, हम जो सदाचार पे काम करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे महापुरुषों ने जीवन त्यागा है, तो हमें ऐसे ही अपने लोगों से उम्मीद होती है। तो टुकड़े हुए, किस आधार पर टुकड़े हुए? पैसे के बंटवारे पे। और ये कमाल की बात है कि बाम सेफ में जो भी आदमी ने झगड़ा किया और टुकड़ा किया, उसने सबसे पहले कैशियर को अपनी तरफ किया, कैशियर को, कि कैशियर मेरी तरफ आ जाए, क्यों? कैश आएगा, 3 लोगों में से 2 लोगों का सिग्नेचर होगा तो पैसा मिल जाएगा कैशियर के लेको, और एक वो बंदा खुद होता है, तो 2 लोगों का सिग्नेचर हो गया तो किसी की जरूरत नहीं है, तो पैसा निकल जाता है। तो पैसे वाले को सबसे पहले जो चालाक आदमी होता है वो अपनी तरफ करता है, और पैसे पे ऐसे आदमी को बैठाता है जो उसका पूरी तरह से गुलाम हो, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी गुलाम हो, उसको वो कैशियर बनाता है। आप किसी भी संगठन में चेक कर लेना, तो वहां कास्ट के ऊपर बंटवारा हुआ, यानी कि बाम सेफ कई बार जो टूटी है वो कास्ट के ऊपर भी टूटी है। मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैंने देखा है कि जब बाम सेफ टूटी है तो कुछ खास कास्ट के लोग अलग हो गए और कुछ खास कास्ट के लोग अलग हो गए, और दोनों में से किसी को ऐतराज नहीं, क्या बाम सेफ चला रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, क्या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं। और बाम सेफ के लोगों में ऑलवेज जो सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है कि आपने नेतृत्व की बात माननी है। तो कास्ट का झगड़ा देखा हमने वहां पर, और कास्ट का झगड़ा लंबा चलता है पर साइलेंट चलता है। इसलिए हमने समन संघ के अंदर पुराना नियम लिया कि हम कास्ट की चर्चा नहीं होने देंगे, हमारे यहां जाति का जिक्र नहीं होता। इसलिए हमारा जो तीसरा नियम है, जाति का अभ्यास कभी नहीं। और पहला नियम क्या है? चंदा कभी नहीं। इसलिए समन संघ कभी नहीं टूटेगा जाति के ऊपर, और समन संघ कभी नहीं टूटेगा किसी भी हालत में चंदे के ऊपर, क्योंकि कभी जीवन में समन संघ के अंदर पैसे के ऊपर झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसा है ही नहीं। जब है ही, जड़ ही नहीं है, तो पैसा कहां से, जो झगड़ा कहां से होगा? इसलिए बाम सेफ का टूटना और बार बार टूटना, और बाम सेफ जैसे संगठनों का टूटना, या जो लोग चंदा लेते हैं और जो लोग चंदे की प्रवृत्ति चलते हैं, और उस पे भी क्या कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह एमएल जो एमएल एल एम एल जो कंपनी होती हैं, जो चेन वाली चलती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली, उनके हिसाब से वहां कमीशन बढ़ रहा है। मैं गारंटी से बोल सकता हूं क्योंकि मेरा एक रिश्तेदार है जो सतीश नाम के हैं, और वो एलआईसी में काम करते थे, उन्होंने वहां बामसेफ में काम किया। मैं गारंटी के साथ मैं खड़ा कर सकता हूं उनको, बाकी सारे के सारे फुल टाइम में मुकर जाए कोई दिक्कत नहीं, पर वो नहीं मुकर सकते, क्योंकि मेरे रिश्तेदार है, उन्होंने बताया है कि जी खर्चा जो होता है वो भी वो लोग उठाते हैं, पैसा वहां से आता है, हमको मानधन मिलता है, यानी मानधन सैलरी मिलती है, और कमीशन मिलता है कि आपने जो पैसा इकट्ठा किया है। जो ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है उसका मानधन बोलते हैं। मतलब वैसे तो सम्मानित भाषा में मानधन है, पर वो सैलरी टाइप ही है, इलीगल सैलरी है। कि इलीगल सैलरी इसलिए है क्योंकि किसी भी फुल टाइमर का कोई जो ईपीएफ अकाउंट होता है जिसमें फंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एम्प्लॉय के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होता। जो ईपीएफ दफ्तर होता है उसमें वो रजिस्टर्ड नहीं होता, वो कभी भी निकाले जा सकते हैं। इसलिए उनकी स्थिति गुलामों जैसी होती है। उनको पैसा लेना है, उनको परिवार पालना है। अगर अगर पैसा नहीं मिला, अगर बामसेफ का बुराई कर दिया, अगर अपने नेतृत्व का बुराई कर दिया, या कोई कमी बता दी, या कोई कमी हो गई, तो उसके बेचारे का मानधन चला जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं ये बात, ये 21 पेज कह रहे हैं, हम तो जानते हैं, पर अब लिखित में है इसलिए आपको बता रहे हैं। पर समन संघ में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समन संघ में फुल टाइमर रखने का कोई सिस्टम बन ही नहीं सकता। कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि हम पैसा उगाते नहीं, हम चंदा लेते ही नहीं, हम चंदा लेने के लिए बंदा भेजते नहीं। हमारे पास जो वर्कर हैं वो फैमिली वाले वर्कर हैं, पेंशन वाले वर्कर हैं, या जो अपना रोजगार करते हैं, अपना कोई ना कोई काम करते हैं, वो सारे के सारे समन संघ का काम करते हैं। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। उनकी तो बात छोड़ो, जो समनीय धर्म के, समन परंपरा के जो संत बन रहे हैं, 4 संत बन चुके हैं, वो हाथ नहीं फैलाते कहीं, बल्कि वो उल्टा देते हैं। जो उनके पास संभव हो सकता है वो संघ को देते हैं, और वो जिंदगी में कभी हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि वो सारे सारे अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है। और सारे गृहस्थ वाले और सारे अच्छे लोग हैं। कोई कोई डायरेक्टर जनरल से रिटायर हुए हैं, मेडिकल से, कोई बहुत बड़े मेयर रह चुके हैं बड़ोदरा के, कोई जो अभी बने हैं वो टीचर रहे हैं, उन्होंने अपना घर परिवार बड़ा चलाया है, कोई जो बने हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना लोगों को दान ही दिया है। इस तरह के यहाँ संत समनी संत बन रहे हैं। तो हमारे तो संत भी किसी से कुछ नहीं मांगते। जैसे बुद्ध के भिक्खु कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते थे,
वो जाके पहले पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद में वो खड़े होते थे, किसी ने खाने के लिए दे दिया, वो भी पका हुआ खाना, वो भी जितना खा सकते हैं उतना, तो ठीक है, नहीं तो आगे निकल जाते थे, पर मांगते नहीं थे। मांगने का कोई भी सीन नहीं है ऐसे, समन संग में नहीं है। तो चंदा ही नहीं होगा तो झगड़ा कहां से होगा? पर जिन लोगों का चंदा है उनका झगड़ा निश्चित है, निश्चित। ये प्राकृतिक नियम है, ये अटल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। कारण क्या है कि सारे पैसे इकट्ठे करके लाते हैं, और सारा पैसा जो आता है इकट्ठा होके वो कुछ लोगों के हाथ में रहता है। जिनके हाथ में रहता है वो तो जहाज से सफर करते हैं, और जो लेके आते हैं वो बसों में धक्के खाते हैं। तो अंदर से डिफरेंस आता है, आग लगती है अंदर से। जो इकट्ठा करके ला रहे हैं उनकी तो कमीजें फटी हुई हैं, और जो जिनको इकट्ठा करके दे रहे हैं वो ब्रांडेड कमीजें पहनते हैं। जो इकट्ठा करके ला रहे हैं वो तो अपने घरों में जाते हैं महीने में एक बार, और जो जिनको इकट्ठा करके दे रहे हैं वो अपनी बीवी और पत्नी के साथ में रहते हैं, उनका खर्चा भी संगठन उठाता है, उनका खर्चा भी वही उठाते हैं। तो सिस्टम कोलैप्स हो गया, मतलब गिर गया सिस्टम। किसी भी हालत में साहब काशीराम जी ने बामसेफ में इस सिस्टम के बारे में नहीं सोचा था। अगर वो होते तो इसको देख लेते, इसलिए शायद उन्होंने उसको छोड़ दिया कि जाओ ये सिस्टम करप्ट हो गया, अब ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो चंदा वाला जो फैक्टर है वो नंबर 1 पे आता है। इसलिए समन संघ में चंदा नहीं है फैक्टर है। तो बहुत सारे लोग बुराई करते हैं, कहते हैं भाई कार्यक्रम कैसे करते हो, कार्यक्रम कैसे करते हो? 9 फरवरी का कार्यक्रम है, एक व्यक्ति ने ये कहा कि जी 9 फरवरी के कार्यक्रम में आप मेरे से 500 रुपये ले लो, क्योंकि खाना खर्चा बैठने बैठने का 500 रुपये का मिनिमम खर्चा आ रहा है। तो मैंने कहा भाई 500 रुपये आप दे रहे हो, मुझे आओगे नहीं क्या? कह रहे नहीं, मेरा आना नहीं होगा। तो मेरा अपना 500 रुपये अपने पास रखो, हम कोई भिखारी है क्या? मैंने बहुत डांट लगाई उसको, अरे हम भिखारी है क्या, भीख मांग रहे हैं क्या? तुमको लगता है कि हम तुम्हारे 500 रुपये के लिए यहाँ आए हुए हैं? अरे भैया, हमको आप चाहिए, हमको व्यक्ति चाहिए, हमको वहां समन जो लोग हैं वो चाहिए, हम वहां बात करना चाहते हैं, परिवारों से मिलना चाहते हैं। ये 500 रुपये का चंदा लेने से तो बेहतर है कि हम मर जाते। अगर हमें पैसे ही कमाने होते तो 500 हमारे पास धंधे, हम तो बाम सेव में शामिल हो जाते, हम तो बाम सेव में फुल टाइम रहते। आज हम बाम सेव के नंबर 2 के आदमी होते, क्योंकि नंबर 1 का तो बावन में मेसरा में रहता, 24 साल पहले छोड़ के आए उसको हम। आज हम कितने बढ़िया वहां पे अच्छे खासे पैसे कलेक्टर होते, और हम भी ब्रांडेड शर्ट पहनते और फॉर्चुनर गाड़ी में घूमते, और हमारे भी जो घर घर परिवार होते और खूब पैसा हम कमाते। तो उसने देखा मेरी तरफ, ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्योंकि ऐसी उम्मीद कोई करता नहीं। लोग तो पैसे के लिए मरते हैं, लोग तो बाम सेव के लोग इतने एक्सपर्ट कर दिए फुल टाइमर कि वो मुर्दे की जेब से पैसे खींच लें, ऐसे डराते हैं लोगों को, ऐसे डराते हैं, ऐसे डराते हैं। ये ईवीएम तोड़ दिया। आज मेरी एक फुल टाइमर से बात हुई, वो फुल टाइमर कह रहा है जी बाम सेफ ने ईवीएम तोड़ी, बाम सेफ ने ओबीसी का मुद्दा उठाया, बाम सेफ ने ऐसा किया। मैंने कहा देख, ओबीसी का मुद्दा तो जो उठाया है वो ओबीसी की एक विदा पीपल संस्था है, वो उठाती है बार बार, तुम्हारा उसमें कोई लेन देन नहीं है। और ईवीएम तुमने फोड़ी नहीं, तुमने खाली नाटक किया। और तुम जो ये नाटक करते हो दुनिया से पैसा लेने के लिए, आज तुम मुझे परिणाम बता दो क्या है क्या नहीं है। वो कहने लगा जी बीएसपी का क्या परिणाम है? मैंने यार उसके कम से कम एमएलए फैमले तो बने हैं, एमपी एमपी तो बने, तुम्हारा तो राजनीतिक पार्टी का एक कांस्टेंट नहीं बना। तुम स्टैंड कहाँ करते हो कहाँ नहीं करते हो ये तो देखो। तुम राजनीतिक पार्टी तुम्हारी किसी भी हालत में, तुमने सबसे पहले ये कहा था कि बाम सेफ के अंदर राजनीति नहीं होगी, ना राजनीतिक पार्टी बनेगी। आपने नॉन पॉलिटिकल बताया, नॉन रिलीजियस बताया और नॉन एजुटेशनल बताया, और पैसा कमाने के लिए आपने सारे धंधे करने शुरू कर दिए। जैसे परचून की दुकान है, कह रहा जी आप तो समझते नहीं हो, ये है वो है। फिर वो थोड़ा बदतमीज उतर आया, मैंने फोन काट दिया, क्योंकि जवाब कहां से दे। तो किसी भी हालत में जब आप ये कहते हो कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, और आप राजनीति में चले जाते हो, तो क्या आपका यकीन नहीं टूटा? क्या सारी जितनी बामसेव के टुकड़े हुए उनका यकीन नहीं टूटा? क्या लोगों के दिल नहीं टूटे? क्या लोगों को ये पता नहीं चला? साहब काशिद आदमी ने डिक्लेयर किया कि अब मैं बामसेव में काम नहीं करूंगा, पार्टी बनाऊंगा। उन्होंने पूरी छोड़ दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब बाम सेफ में इसको राजनीतिक पार्टी में लेके जाऊंगा, बाम सेफ आपके लिए छोड़ दी। तो आप बाम सेफ में काम करते रहते, आपने राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई? क्या कारण था? और राजनीतिक पार्टी बनानी थी तो आप बाम सेफ छोड़ देते, बना लेते। इसलिए लोगों का भरोसा नहीं है। पर समन संघ ये कहता है जिसको राजनीति में जाना है जाए, खूब राजनीति करे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है राजनीतिक पार्टी में जाना चाहिए, सभी मेन स्ट्रीम जो होती है उनमें लड़ना चाहिए, उनमें काम करना चाहिए। पर समन संघ राजनीति में नहीं जाएगा, ये क्लियर है, और ये हमारा अटल नियम है, अटल। समन संघ नियम नहीं जाएगा। इसलिए समन संघ कभी भी किसी भी हालत में खत्म नहीं होगा, और बामसेफ बचेगी नहीं, क्योंकि बामसेफ का, सभी बामसेफों का ये हाल है, उनका कोई यकीन है नहीं।
यकीन टूट जाते हैं, दिल टूट जाते हैं। लोग भले ही जुड़े रहे हैं पर उन्हें पता है ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। इसलिए राजनीतिक वाले मैटर पे उन्होंने झूठ बोला। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये नॉन रिलीजियस है, यानी कि हम किसी मत मतांतर को, किसी धर्म को नहीं मानते। और वामन मेश्राम की वाम सिर्फ ने बुद्धा इंटरनेशनल खोला, पर बुद्धा इंटरनेशनल खोला, बाकी क्यों नहीं खोले? बाकी भी खोलना चाहिए था, सिख इंटरनेशनल भी खोलना चाहिए था, जैन इंटरनेशनल भी खोलना चाहिए था। समणों के तो बहुत सारे धर्म और मजहब हैं, वो सारे खोलने चाहिए थे। उनके यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, कुछ मुसलमानों का भी खोलना चाहिए था, कुछ कबीर साहब का भी खोलना चाहिए था, कुछ रविदास साहब का भी खोलना चाहिए था, पर वो नहीं खोले। तो कारण सुनिए कि क्यों नहीं खोले। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सीधे साधे लोग हैं, बाबा साहब के ऐसे अनुयायी हैं, आप उनका कपड़ा ले जाओ, आप उनकी पूरी शैली ले जाओ, आप उनका पूरा पैसा ले जाओ, दो नामों पे, एक बाबा साहब अंबेडकर और एक भगवान बुद्ध। आप बोलोगे भगवान बुद्ध के बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे जो स्थल हैं, उनको कब्जा कर रखा है और हम कोर्ट केस लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में, हमको पैसा दे दो। 15-15 हजार रुपए इकट्ठे हुए एक एक घर से, 15-15 हजार रुपए। कोर्ट केस में इतना पैसा लगता है क्या? तुम्हारा इतना बड़ा संगठन, तो क्या वकील नहीं थे तुम्हारे पास में? क्या वो वकील फ्री में नहीं लड़ते? क्या बुद्धिस्टों के पास वकील नहीं? क्या अम्बेडकरवादियों के पास वकील नहीं? बाबा साहब इतने बड़े वकील थे, वकीलों की भरमार है, दिल्ली में 7-8 हजार वकील हैं। तो जब तुम्हारा इतना बड़ा संगठन है तो पैसे किस लिए इकट्ठा कर रहे हो? ये वकील काम करते, ये वकील लड़ते। पर मॉन्यूमेंट को हटाना या उनको लाना या उनके ऊपर बहस करना या उनके कोर्ट केस करना, ये मकसद नहीं है। मकसद है पैसा इकट्ठा करना। तो चंदे वाली बात आती है, तो चंदे के लिए अपना एक नियम तोड़ दिया और मजहबी हो गए, धार्मिक हो गए। तो बामसेब का तो उद्देश्य जो प्राइम था वो खत्म हो गया। अब तो बामसेब का कुछ है ही नहीं। पर समन संघ ये कहता है कि हम किसी भी धार्मिक मान्यता का अकेले में प्रचार कोई नहीं करेंगे, पर समन्वय धर्म की जितनी भी मान्यता हैं हम उन सबको मानते हैं, पर हम प्रमोट नहीं करेंगे किसी को भी। क्योंकि अगर हम एक मान्यता को प्रमोट करेंगे तो बाकी मान्यताएं डिमोट हो जाएंगी। अगर वो डिमोट हो जाएंगी तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम तो समता पे आधारित समण लोग हैं। इसलिए हम सबको मानते हैं, सबका आदर करते हैं, समन्वय धर्म की सारी परंपराओं को हम साथ लेकर चलते हैं, पर एक परंपरा के लिए हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। बाकी कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से कोई भी मत को मानता है वो माने, हम उसकी मान्यता का आदर करते हैं, वो अपनी मान्यता को माने, पर अपनी मान्यता का प्रचार समन संघ में नहीं कर सकता। तो कैसे हमें कोई धार्मिक मान्यता या किसी मत की मान्यता परेशान करेगी? हमें मजबूत करेगी, क्योंकि हम सबको मानते हैं पर किसी के बीच में अड़चन नहीं है। आपने तो सिर्फ पैसे के लिए अपना बाम सेफ का नियम तोड़ दिया, इसलिए बाम सेफ खत्म हो चुकी है। इसलिए बाम सेफ अब कहीं कोई उसका विश्वास नहीं रहा है। आपने कहा साहब काशीराम जी का नियम था, बाम सेफ का ओरिजिनल नियम था नॉन एजिटेशनल, यानी कि हम किसी भी हालत में कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। और समझदार जो लोग होते हैं वो प्रदर्शन नहीं करते। समझदार लोग सड़कों पे अपनी ताकत का प्रदर्शन ना करके अपने घरों में ताकत को इकट्ठा करते हैं और उनका मैसेज संविधान तक पहुंच जाता है। भारत के अंदर हमारे लोगों के अलावा कोई और एजिटेशन नहीं करता, बाकी सबके काम हो जाते हैं, हमारे काम बिगड़ जाते हैं। और एजिटेशन भी सारे के सारे जितने बाम सेव के संगठन है या जितने संगठन है सारे कर रहे हैं। भाई एक ही काम के लिए 500 जगह तुम एजिटेशन करोगे, वो भी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग दिन, अलग अलग नाम से, कौन सा भला होने वाला है तुम्हारा? ऊपर से नियम तोड़ दिया। तो ये एजिटेशन का काम क्यों शुरू हुआ? क्योंकि एजिटेशन के काम से पैसा मिलता है। अगर आप एजिटेशन नहीं करोगे, किसी को कहोगे नहीं मैं ईवीएम तोड़ूंगा, तो कहो बहुत बढ़िया काम है, पहले तो उसका प्रचार करो कि ईवीएम ऐसा ऐसा काम करती है, फिर बोलो मैं ईवीएम तोड़ूंगा। अब ईवीएम तोड़ने के लिए पैसा दो। भाई ईवीएम तोड़ने के लिए पैसा किस लिए चाहिए? कोई पूछता नहीं, पर पैसा देते हैं लोग, क्योंकि ईवीएम का आंदोलन चलेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। भाई ईवीएम जाके फोड़ दो जिसको फोड़नी है, पर कोई ईवीएम टूटने वाली नहीं है और ना ही कोई ईवीएम तोड़ने वाला, कोई बेवकूफ नहीं है। क्योंकि सीधे सीधे जेल होगी, और जेल होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्योंकि जिसका संगठन होता है उसके संगठन के नीचे के लोगों के नाम से एफआईआर नहीं होती। कोई भी आदमी अगर बैनर लगा के किसी संगठन के नाम से कुछ करेगा तो उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सीधे एफआईआर उसके नाम से होती है, वो जवाब दे। इसलिए कभी कोई ईवीएम नहीं टूटने वाली। तो ये धोखा होता है, इस धोखे को लोग समझते हैं। इस धोखे की वजह से विश्वास टूटते हैं, और विश्वास टूटने से लोग टूट जाते हैं। इसी कारण लोग टूटे। पर समन संघ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि समन संघ ये कहता है अगर आपका प्रदर्शन कमजोर है, अगर आप सड़क पे जाके अपने प्रदर्शन से फायदे की बजाय नुकसान उठाने वाले हो, तो ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए।
और अगर आप इतने मजबूत हो कि आपके प्रदर्शन से आपको लाभ होने वाला है, तो आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दुनिया का उदाहरण करके देख लो। तो इसलिए समन संघ को सड़क पे प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है, और ना जीवन में पड़ेगी। कोई कह सकता है जी कि बिना प्रदर्शन के तो कुछ होता नहीं है, कोई हमारे बच्चे को मार गया, कोई हमारी महिला के साथ बलात्कार कर गया, कोई किसी ने हमारे अधिकार मान लिए और आपने प्रदर्शन नहीं किया, तो आपको कैसे कुछ मिलेगा। तो हम उनसे सवाल पूछते हैं कि 74 सालों में आपने इतने प्रदर्शन किए, किस महिला के बलात्कार के बाद में किस बलात्कारी को फांसी हुई है, एक उदाहरण बता दो। किस एट्रोसिटीज के बाद में किसको फांसी हुई है, सजा हुई है, एक उदाहरण बता दो। जहां जहां हमारे लोग पिटे हैं उनके बाद में एक एफआईआर में उनको कोई सजा वजह हुई है तो वो बता दो। जहां जहां हमारे बच्चे मरे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो रोहित वोमला जैसे बच्चे हैं, उनके केस में क्या हुआ, एक उदाहरण बता दो। सिवाय इसके कि और ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आप लोग पिटते भी हो, छिदते भी हो, उसके बाद भी कुछ नहीं कर सकते हो, तो और ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं। तो कमजोर प्रदर्शन से एट्रोसिटीज बढ़ती हैं, और मजबूत प्रदर्शन जो होते हैं उनको प्रदर्शन करने की आवश्यकता न होती। क्योंकि आप 2 करोड़ सिखों का उदाहरण देख सकते हो, दुनिया के और लोगों का उदाहरण देख सकते हो जो मजबूत हैं, जिनके संघ मजबूत हैं, वो लोग प्रदर्शन नहीं करते। वो सिर्फ सरकार को, उनके मंत्री को टेलीफोन करते हैं, उनके काम हो जाते हैं। उनके यहाँ कोई एट्रोसिटी होती नहीं, क्योंकि वो लोग इकट्ठे हैं। पर बामसेफ जैसे जितने भी संगठन हैं, वो सारे के सारे इसलिए प्रदर्शन करते हैं, इसलिए रोड शो करते हैं, ताकि लोगों को चंदा इकट्ठा करने में आसानी हो, उनके फुल टाइमरों को चंदा इकट्ठा करने में आसानी हो। तो कितने दिन चलेंगे वो, आखिर लोगों को पता चल जाता है। इस कागज में, ये जो कागज है इसको पढ़े सब लोग, इसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे, किस किस टाइम पे कौन कौन से भारत बंद, कौन कौन से कोई एजिटेशन, कौन कौन से ईवीएम तोड़ने के काम किस लिए चलाए गए, ताकि लोगों का ध्यान भटके। और कोई व्यक्ति अगर सवाल करे या जवाब करे, और सीधी सी बात तो यह है कि जो पैसा इकट्ठा होता है, अगर उसमें से हिस्सा मांगे, बनता है उसका हिस्सा। क्योंकि अगर आप चोरी करोगे, अगर आप पैसा इकट्ठा करोगे, तो सबको बराबर खर्च करना पड़ेगा, और होना चाहिए, नियम है ये तो। जब आप चंदा इकट्ठा कर ही रहे हो तो इकट्ठा करने वालों को दो, और जिसको नहीं मिलेगा वो तो कहेगा कि भाई पैसा तुम सारा अपने ऊपर ही खर्च कर लेते हो, तुम ही जहाज से जाते हो, तुम ही कार से जाते हो, मैं ही क्यों जाऊं बस से। सिद्धांत ना हो और खुला हुआ सिद्धांत ना हो और पैसे इकट्ठे करने का सिद्धांत हो, तो खेल ही पैसे का है। तो ऐसा होता ही है, और ऐसा हो रहा है। तो ये इस लेटर के अंदर सारी बातें, एक एक बातें जो बताई गई हैं, अगर वो झूठी हैं, और हम तो ये कहते हैं कि अगर वो झूठी हैं और झूठी निकले अच्छी बात है समाज के लिए, तो एफआईआर करा दो, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कोई वक्तव्य भी नहीं आता है, कोई बताने भी नहीं आता है, कोई एफआईआर भी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि बातें सच्ची हैं। और अगर बातें सच्ची है तो सोसाइटी में उनको जाना चाहिए। इससे सोसाइटी, इससे सारी चीजें हमारी बसती हैं। इसलिए संघ जो है वो जीवित, बहुत लंबे समय तक जीवित होकर चलते हैं। उनके खत्म होने की कोई संभावना कहीं दूर दूर तक है नहीं। और जो बामसेफ जैसे जो संगठन है, ये व्यक्तिवादी संगठन है, इसलिए ये सारे के सारे डूबेंगे। डूबेंगे क्यों डूबेंगे? क्योंकि व्यक्ति जब किसी संगठन में पैसा इकट्ठा करता है, पैसा मेन है, पैसा मेन इसलिए है क्योंकि हमारे लोगों के पास में पैसे की दिक्कत है, और पद और पोस्ट पैसा करता है और उसकी चलती है, यानी कि उसका अधिकार होता है। तो सबसे पहले वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक ऑर्डर पास कराता है, मैं आजीवन इस संगठन का अध्यक्ष रहूंगा, और मेरे मरने के बाद भी कोई और रहेगा तो रिश्तेदारी होते हैं, मोस्टली ऐसा वो करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के संगठनों में हमने देखा कि जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों के संगठन का नेता रहा, वो अमेंडमेंट कर लेता है चोरी चोरी से कि मैं सरकारी कर्मचारियों का संगठन का आजीवन अध्यक्ष रहूंगा, चाहे सरकारी कर्मचारी रहूं या ना रहूं। हमने ऐसा भी केस देखा है कि व्यक्ति मरने के उपरांत भी अपने बच्चों को बना के जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो, जब ऐसे रेजोल्यूशन आते हैं तो समझ लो कि अब इसका टूटने का समय आ गया, नेचुरल। क्योंकि झगड़ा होगा, महत्वाकांक्षी सारे लोग आए हुए हैं, सारे हाईली एम्बिशियस आए हुए हैं, तो वो लड़ेंगे आपस में। अरे ये तो पूरे जीवन के लिए बन गया, तो उनके टुकड़े होने निश्चित हैं, क्योंकि वो हटेगा तो है नहीं, हटेगा नहीं तो टूटेगा। इसलिए जो हटेगा नहीं वो टूट जाता है, तो संगठन टूट जाते हैं। पर दोनों ही खुश रहते हैं, तुम उधर अध्यक्ष बन जाओ, मैं उधर अध्यक्ष बन जाऊं, तुम भी लोगों को मत बताना, मैं भी लोगों को नहीं बताऊंगा। कुछ चमचे इधर चले जाते हैं, कुछ चमचे उधर चले जाते हैं, कुछ पैसे खाने वाले इधर चले जाते हैं, कुछ पैसे खाने वाले उधर चले जाते हैं, काम चलता रहता है, पर लोगों को पता नहीं चलता। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को जीवन पर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष या अध्यक्ष बना लेता है, फिर वो एक रेजोल्यूशन पास कराता है कि अब सारी पावर मेरी,
यानी कि मैं ही आदेश दूंगा, वो तानाशाह हो जाता है। और ऐसा तानाशाह व्यक्ति किसके खिलाफ लड़ता है? कहता है हम दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि दुश्मन तानाशाह हो गया, क्योंकि दुश्मन डिक्टेटर हो गया। मतलब हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए कि जो व्यक्ति खुद तानाशाह हो गया, खुद डिक्टेटर हो गया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, जीवन पर्यंत हो गया, वो दूसरे को कह रहा है, सामने वाले को कह रहा है, तो मूर्ख ही बनाता है, तो उसका पतन होना, टूटना निश्चित है। पर समन संघ में ऐसा नहीं हो सकता जिंदगी में भी, क्योंकि समन संघ का नियम है यहां कि हमारे यहां केवल संघवाद, ये हमारा चौथा नियम है, केवल संघवाद। यानी कि यहां व्यक्तिवाद है ही नहीं, यहां परिवारवाद है ही नहीं, यहां केवल संघवाद है। इसका मतलब संघ ही निर्णय करेगा, संघ की ही चलेगी और सारे लोग संघ का आदेश ही मानेंगे। अब जिसको संघ में आदेश कराना है, यहां मीटिंग चलती है, हाउस लगता है, हाउस में अपनी बात रखे, अपना वो एजेंडा रखे, 2 दिन पहले एजेंडा लगता है, उस पर बहस करे, उस पर चर्चा करे, चर्चा करने के बाद उसे पास कराए, वो नियम बन जाता है। गिर जाए फिर दोबारा करा ले, तिबारा करा ले, कोई नियम खराब बना है तो उसका ले आए। खूब बहस होती है यहाँ, खूब होते हैं, तब जाके यहाँ नियम बनते हैं, तो सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। पर बामसेफ या बामसेफ के जैसे संगठनों में आज तक भी आपने कहीं नहीं सुना होगा कि जनरल बॉडी के अंदर कोई प्रस्ताव आ रहा है जिसमें सारे लोग शामिल हैं, और कोई प्रस्ताव आने वाला है जिसपे बहस होगी खुल के, या कोई जितने भी लोग हैं उनको बताया जा रहा है। कोई अखबार में बुलेटिन नहीं होता, कोई नोटिस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो कई चालाक लोग जो बाम सेफ के हैं वो कहते हैं जी ये तो सीसी का मैटर है, सीसी का मैटर है, सीसी करती है। हमारे यहाँ तो देखो हर साल प्रधान बदल जाता है, देखो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा भी आता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारी सीसी के जो ये 30-40 लोग हैं, मेरे पास 22 हैं करीब, और 200 लोग तुमने वो बना रखे हैं जो बाहर तुम्हारे पदाधिकारी हैं, तो भाई तुम हर साल ये 20-22 लोगों में से ही बदलते रहते हो। हमने तो देखा नहीं कभी तुमने कोई इलेक्शन ओपन में कराया हो कि कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं। हमने तो देखा नहीं कभी तुम्हारा इलेक्शन का नोटिस आया हुआ हो, हमने तो तुम्हारा कोई वीडियो देखा नहीं कभी तुमने इलेक्शन कराया हो। ये तुम बंद कमरे में ही आपस में घूम फिर के बैठ जाते हो कि तू इस कुर्सी पे बैठ जा, तू इस पे बैठ जा, तो चुप हो गया। क्योंकि मेरे को तो खबर है ना कि बंद कमरे के अंदर ऐसा होता है, मुझसे क्या कहेगा, मैंने तो देखा अपनी आंखों से। तो ऐसा भी खेल चलता है लोगों की आंखों में धूल झाड़ने के लिए, पर पब्लिक का वोट और पब्लिक की वोटिंग कभी नहीं होती। और खास तौर से जिनसे चंदे ली जाती हैं या जिनके लिए वो ये कहते हैं कि हम वेलफेयर करेंगे, पब्लिक का वेलफेयर करेंगे, उनसे तो कोई पूछने कभी आता ही नहीं। कभी जीवन में पूछने नहीं आता कि बताओ हमारा बाम सेफ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, या हमारा फलाना संगठन ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई नहीं पूछने आता। पर समन संघ में तो यहाँ विजिटर्स अलाउ हैं। विजिटर्स यानी जो समन संघी नहीं है, जो जीवन में कभी समन संघ में आया नहीं, देखा नहीं, और अगर विरोधी भी है, वो भी हमारा ये जो प्रोसेस है, जो हमारा चर्चा का जो नियम बनाने का प्रोसेस है 1 तारीख को, उसमें ओपनली इनवाइट होता है, कोई भी आओ और सुनो। और कोई वमन भी नाम बदल के आ जाए तो हम तो उसको भी मना नहीं करते, आके सुने। तो समन संघ कैसे खत्म होगा? समन संघ में कोई गुप्त बात है ही नहीं। ये बात हमने सीखी बुद्ध से, ये बात हमने सीखी डॉक्टर अंबेडकर से, क्योंकि बुद्ध ने सारे नियम जितने बनाए वो ओपन में बनाए, खुले में बनाए, कोई गंदकुटी में बनाया नहीं। ये बात सीखी हमने डॉक्टर अंबेडकर से। डॉक्टर अंबेडकर ने जितना भी संविधान बनाया ओपन ठोक के बनाया, सबको चर्चा का जवाब दिया, सवाल के जवाब दिए, तब जाकर नियम बने। इसलिए संविधान चलता है, इसलिए संविधान का कुछ बिगड़ता नहीं, इसलिए बुद्ध का सूत्र पिटक चलता है, दुनिया में उसका कुछ बिगड़ता नहीं। इसलिए समन संघ का भी जो नियम है, जो समन संघ का सिद्धांत और जो समन ग्रंथ चल रहे हैं, वो पब्लिक के द्वारा पब्लिक के लिए पब्लिक के हैं, संघ के द्वारा संघ के लिए संघ के हैं। उनका क्या बिगड़ेगा? उन्हें तो बदल लो। अगर वो पसंद नहीं आते हैं तो लाओ बहुमत बदल लो, उस पर कोई किसी की पॉलिसी थोड़ी है कि भाई कोई नियम बन गया तो बदला नहीं जाएगा। जैसे संविधान में अमेंडमेंट हो जाते हैं जैसे बुद्ध कह के चले गए आनंद से कि आनंद कोई नियम पसंद ना आए तो भिक्षु संघ बदल सकता है, वैसे इसको बदल लो, इसमें नियम है बदलने का। इसलिए समन संघ कभी खत्म नहीं होगा, पर वामसेफ कभी बचेगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति के नियम व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के आधारित व्यक्ति के लिए होते हैं। उसका पब्लिक से क्या लेन देना, उसका हमसे क्या लेन देना देना, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे इस पत्र में लिखा गया है कि 3 लोगों ने एक नियम बनाया। उन्होंने ये नियम बनाया कि अब वामसेफ में कुछ भी होगा तो कोई बात होगी तो ये 3 लोग डिसाइड करेंगे, और 3 में से एक आदमी ऊपर चला गया, एक्सपायर हो गया, तो 2 रह गए और दोनों अलग अलग हो गए। और उनमें से एक कैशियर को ले गया, कैश ले गया, दूसरा बिना कैश के रह गया। लड़ते रहो आपस में, और वो दोनों आज तक भी आपस में लड़ते रहते हैं, और उनके बाद में बहुत सारे टुकड़े हुए और वो भी आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। पर संघ में कौन लड़ेगा किससे? क्योंकि संघ तो एकमात्र है, अकेला रहेगा। अकेला किस लिए रहेगा? क्योंकि संघ में ऐसा कुछ नहीं है जिससे व्यक्ति चिपकेगा। यहां व्यक्ति का नाम भी नहीं जा सकता।
कोई व्यक्ति अगर संघ से जाता है, सपोज मैं ही कल को ये कहता हूं कि भाई देखो संघ अब मुझे आप विदा कर दो, मैं यहां से जाना चाहता हूं, और मेरे मन में कोई कपट आ जाए, भाई मैं करूंगा क्या? मेरे पास में संघ का कोई पद नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई मैं यहाँ पावरफुल नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, पैसे का कोई खाता नहीं, यहाँ कोई ऐसा कोई संबंध नहीं, तो कोई व्यक्ति यहां से जाके करेगा भी क्या? पर संगठनों के अंदर पद लेके बैठे होते हैं, पोस्ट लेके बैठे होते हैं, पैसा लेके बैठे होते हैं, और वो राजनीतिक गोटियां भी अपना चलाते रहते हैं। इसलिए वो जब पद छोड़ के या जब वो जाते हैं संगठन छोड़ के, तो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी की शरण में चले जाते हैं। जैसे वामन मेश्राम चले गए, शरद जो पवार हैं उनकी मीटिंग में, वहां जाकर टोपी पहन ली। ये टोपी का भी बड़ा मामला है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसे ये टोपी है, अगर कोई व्यक्ति मुझे टोपी पहनाएगा तो सर झुकाना पड़ेगा ऐसे करके, तो सर झुका दिया, तो बाम सेव का सर झुक गया। भाई आपने टोपी पहन ली, सर झुकाया, आपका सर झुक गया, तो पूरी बाम सेव झुक गई। पर संघ नहीं झुक सकता, क्योंकि संघ में पद पोस्ट टोपी मंचमाला मना है। कोई आदमी किसी को टोपी नहीं पहना सकता। यहाँ यहाँ सारे के सारे लोग बराबर के हैं, और यहाँ कोई सर झुकाने के लिए टोपी, सर ना कोई सर झुकाएगा, ना ही कोई टोपी पहन सकता है, ना यहाँ कोई टोपी पहनाता है। तो इसलिए हमारा संघ का यहाँ बिगड़ेगा क्या? कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, जाए तो जाए, उसके पीछे कुछ कई लोग गए, कई लोग थे जो यहाँ नेता बनने आए, कई लोग थे जो एमएलए फैमिली बनने आए, कई लोग थे जिनको यहाँ पैसा वैसा दिखाई दिया, कई लोग आए यहाँ बिजनेस करने के लिए आए। समन ग्रंथ के अंदर साफ साफ सब मना कर रखा है कि यहाँ ना बिजनेस करने देंगे, ना यहाँ मजहब की बात करने देंगे, ना धर्म की बात करने देंगे, ना राजनीति की बात करने देंगे। यहाँ सिर्फ समन संघ की बात होगी, बाकी सब लोग फ्री है, कर कुछ भी सकते हैं, पर इंडिविजुअल कर सकते हैं, संघ के आधार पर नहीं कर सकते, संघ के द्वारा नहीं कर सकते। तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो भविष्य में हमको कोई नुकसान पहुंचाए। पर बामसेफ जैसी संस्थाओं के पास में तो सारी चीजें ऐसी हैं कि उनकी टूट और उनका खत्म होना निश्चित है, इसलिए बामसेफ खत्म हो गया। बामसेफ के अंदर पदों का बड़ा झगड़ा रहता है, संगठनों में पदों का बड़ा झगड़ा रहता है, प्रतिष्ठा का बड़ा झगड़ा रहता है। अब ये जो लेटर है, ये जो आया है, 31 साल पूरे दिए इन्होंने, जो राष्ट्रीय महा उसके बामसेफ के राष्ट्रीय महासचिव है माननीय DR ओहोल, और पूरा जीवन लगाया, एक ईंट नहीं बनाई, एक घर नहीं बनाया, बच्चे भी सब इधर उधर हो गए। पूरा जीवन लगाने के बाद में आज वो सड़क पे आ गए, और बड़े दुखी मन से उन्होंने ये लेटर लिखा। पूरी घटनाक्रम को देख के तो आदमी जब बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तब उसका दर्द बाहर निकल के आता है, जो उनका निकल के आया। पर यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पद नहीं, पोस्ट नहीं, मंच नहीं, माला नहीं, और हमारे यहाँ जो भी होता है वो खुले में होता है। और किसी को अगर कुछ कहना है तो हर महीने की 1 तारीख को खुल के बोले, खूब खुल के बोले। हमारी वर्किंग कमेटी है जो 49 लोगों की है, उसमें बोले। और नहीं, अगर वहां भी नहीं बोलना चाहता है तो रोज यहाँ 8 से लेकर 11 बजे तक और सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक खुला मंच लगता है, यहाँ बोले जिसको बोलना है। यही सारे गिले शिकवे यहीं दूर हो जाते हैं, कोई घर ले जाने की जरूरत नहीं है। और कोई किसी से गिले शिकवे करेगा भी तो क्या करेगा, जब यहाँ कोई पद पोस्ट मंच माला ही नहीं है, तो क्या गिले शिकवे करेगा कि मेरी पद नहीं छोटा है, मेरा पोस्ट छोटा है, मुझे ये नहीं बनाया, मुझे वो नहीं बनाया, ये पैसे लेके भाग गया, वो पैसे लेके भाग गया, इसको ऊंचा कह दिया, इसको नीचे कह दिया। पर यहाँ तो एक ही बात होती है, जितना काम जो कर सकता है करे, और जितना काम का सम्मान उसको मिल सकता है ले, और खूब काम करे जितना उसके दिल में है। यहाँ कोई काम करने से रोकता नहीं, पर संगठनों में कोई काम करने देता नहीं। 20 संगठनों का तो एक्सपीरियंस मेरा है, और बाकी आप लोग भी बैठे होंगे कि आपने जरा सा काम किया नहीं, चालें चलनी शुरू हो जाती हैं, और ये तो बड़ा नेता बन जाएगा, ये तो छोटा बन जाएगा, क्योंकि सारे लोग महत्वाकांक्षी है ना वहां पे, सारे लोग हाईली है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप अगर ज्यादा काम करोगे किसी संगठन में, तो संगठन के खुद के पदाधिकारी आपके पर काट देंगे या तो आपका ट्रांसफर कर देंगे, या दूसरे के भेज देंगे। जैसा कि यहाँ बामसेफ के अंदर जो माया बगाटे उन्होंने बताया, और जो विलास खराजी हैं उनके वीडियो में आया हुआ है कि उनका ट्रांसफर कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। या वो आपका कोई ऐसा काम बता देंगे जो काम होगा ही नहीं, या कहीं वो आपको डिमोलाइज करेंगे, या आपका कहीं भाषण नहीं होने देंगे, या आपकी कहीं टांग पड़े खींचेंगे, या आपकी बहुत बहुत सारी बातें हैं डिमोलाइज करने के लिए। तो ऐसा संगठनों में होता है, पर संघ में ऐसा नहीं होता। संघ में तो काम के लाले पड़े रहते हैं कि भाई काम करने वाले बंदे चाहिए। अभी समन संघ का काम इतना फैल गया है कि इसके प्रबोधन के लिए बंदे नहीं है यानी कि बाहर आने जाने वालों के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, जाओ जी आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ। कितने कितना जाओगे, काम इतना फैल रहा है, तो लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पर उनकी स्पीड कम है, काम की स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ काम करने वाले बंदों का ही रोना रहता है कि भाई कोई काम करने वाले बंदे ज्यादा चाहिए, करो किसको करना है। पर संगठनों के अंदर, बामसेफ जैसे संगठनों के अंदर, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद काम किया है,
और वामन मेश्राम के साथ भी कुछ कुछ दिन काम किया है। अगर आपका भाषण अच्छा हुआ तो आपको दोबारा भाषण नहीं करने देंगे। अरे ये तो हमसे अच्छा भाषण करता है, ये तो हमको खा जाएगा, ऐसा हमें बहल साहब ने बताया। बहल साहब का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है हमारे पास में, एमएस बहल जी जिनको निकाला गया, उन्होंने बताया कि उनके भाषण पे ताली ज्यादा बची तो वामन मेश्राम के पेट में दर्द हो गया, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है। तो ऐसा होता है। मुझे भी अच्छी तरह याद है कि मेरठ के अंदर एक मंच के अंदर मैं बोल रहा था, मेरी आवाज, और मैं यंग बॉय था उस समय, और उस समय के हिसाब से भाषण बहुत बढ़िया था, तालियां खूब बज गई, तो पेट में दर्द हो जाता, चेहरे से पता चल जाता कि पेट में दर्द हो गया। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संगठनों के होते हैं या वामसेफ के होते हैं, वो ऐसे आदमी को कभी प्रमोट नहीं होने देते जो उनसे ज्यादा जानता हो, जो उनसे अच्छा बोलता हो, जो उनसे अच्छा लोगों को संबोधन कर सकता हो, या जिसमें जानकारी ज्यादा हो, जो ज्यादा विद्वान हो या उनसे ज्यादा विद्वान हो, कभी नहीं मिलेगा आपको। पर संघ हमेशा कहता है कि आपके अंदर जितना स्किल है, जितना आपके अंदर एक्ट है, जो आप कर सकते हो आप करो, क्योंकि यहां हमें बहुत सारे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो स्किलफुल हों, लोगों को सिखा सकें और सीख सकें और आगे बढ़ें। इसलिए संघ में कोई ऐसा झगड़ा होने वाला है ही नहीं। और यहाँ कोई प्रधान नहीं है तो इसलिए चिढ़ेगा भी कौन, यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं है इसलिए परेशान भी कौन होगा। यहाँ तो फील्ड खुले हुए हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया खुली हुई है। आप कौन से क्षेत्र में कहाँ काम करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, हर महीने पूछते हैं कि बताओ आपको क्या काम चाहिए, अपनी मर्जी से काम लो। यहाँ जो 49 लोगों ने काम लिए हुए हैं, जिनकी वर्किंग कमेटी है, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से संघ से काम लिया हुआ है, या काम देने वाला कोई नहीं है, खुद काम लेते हैं। तो समन संघ का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो बाम सेफ जैसे संगठन होगा जहां काम ना करे। इस यही चाले चलते रहते हैं कि कोई काम ना करे, इस पे ये आरोप लगा दो, इस पे ये कर दो, इस पे वो कर दो। ये लेटर बता रहा है हमें, तो ये सारी बातें इसमें आ रही हैं। तो यहां हमारे यहां और बाम सेफ का सबसे बड़ा अंतर क्या है? बाम सेफ में एक व्यक्ति आदेश दे देता है, यानी क्या हो गया, व्यक्ति आदेश। वो व्यक्ति ने कह दिया, उसने सारी पावर ले रखी है, वो लेटर लिखेगा, दूसरे के नाम से लिखेगा, तीसरे के नाम नाम से लिखेगा, आपको रोकेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको जानेगा। उसकी गुलामी करोगे तो वो आप उसके दिल में रहोगे, आपको पैसा भी मिलता रहेगा, और आपने कुछ पूछ पाछ लिया, या आप ज्यादा बुद्धिमान हुए, या ज्यादा इंटेलेक्चुअल हुए, या ज्यादा काम करने वाले हुए, वो आपको काट पीट देगा, क्योंकि एक व्यक्ति का आदेश है। पर हमारे यहाँ तो कमाल की प्रक्रिया है जो बाबा साहब ने बताई, जो बुद्ध ने बताई, संघादि शेष, यानी संघ का आदेश। यानी संघ ने एक बार जो डिक्लेयर कर दिया और जो काम बता दिया, आदेश कर दिया, वो व्यक्ति का नहीं है, वो संघ का है। और संघ को जवाब देना पड़ेगा, कोई व्यक्ति को जवाब नहीं देना है, वहां व्यक्ति को जवाब देना है। वहां व्यक्ति बुलाएगा, उसके आगे दोनों हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा, वो पूछेगा क्यों भाई कहाँ गया था, वो 500 रुपए का टिकट कहाँ है, और जवाब देते रहो उसे, जी 500 रुपए कहाँ है, कहाँ नहीं है। पर यहां आपको संघ में बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई, क्योंकि हमारे यहाँ संघादि शेष है। तो व्यक्ति को कब तक झेलेगा आदमी? अंत में कोई व्यक्ति आएगा जिसकी ज्यादा महत्वाकांक्षा होगी, कुछ ज्यादा दिलेर होगा, तो वो या तो मार पिटाई कर देगा, या बदतमीजी करेगा, या संगठन को तोड़ देगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो वो हो नहीं है निश्चित, वो तो नियति है। पर संघ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, संघ में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि संघ के आदेश को नहीं मानोगे तो दंड भी संघ देगा, व्यक्ति नहीं दे सकता। संघादि शेष में अगर किसी ने संघ का आदेश नहीं माना तो उसकी जो पनिशमेंट है उसे भी हाउस तय करती है, कोई व्यक्ति नहीं करता, उसकी भी प्रोसीजर है, उसका भी प्रक्रिया है, जो बुद्ध ने सबसे पहले बनाया और बाबा साहब ने आईपीसी कोड के अंदर रखा, संविधान के अंदर रखा। तो हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा? इसलिए हम जब संघ का और संगठनों का, खासतौर से बामसेफ जैसे संगठनों का हम एनालिसिस करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि संघ सबसे बेहतरीन है बॉडी है। पर बामसेफ जैसे जो संगठन है वो संघ को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पैसा नहीं है यहाँ, क्योंकि पद पोजीशन नहीं है, क्योंकि नेता की मंच पर जाने का मौका नहीं है, क्योंकि टोपी पहनने का मौका नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने का मौका नहीं है। अगर संघ ने ये कह दिया, डिसाइड कर लिया कि हमको ये काम करना है, और वो तय हो गया, तो वो काम हर एक व्यक्ति का है, उसकी जिम्मेदारी सबकी है। वो झूठ नहीं हो सकता उसको, अगर झूठा होगा या नहीं होगा तो संघ माफी मांगेगा, हर व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ेगी सोसाइटी से। इसलिए यहाँ कोई ऐसा काम करते नहीं है। पर वहां तो रोज ऐसे काम होते हैं, आज हम मनु की मूर्ति तोड़ेंगे, ऐसा करके वहां बामसेफ में वामन मेश्राम का स्टेटमेंट आया। वो जयपुर गए, वहां से भागी आए, वो मनु की मूर्ति तो वैसी की वैसी खड़ी है, तो तुमने डिक्लेयर क्यों किया? क्योंकि तुमको हाईलाइट होना है, क्योंकि तुम नेता हो गए हो, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम लोगों से पैसा लेते हो, क्योंकि तुम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो, क्योंकि तुम कोई राष्ट्रीय मुद्दा भटकाना चाहते हो, या तुमने दो चार लोग निकाल दिए हैं उनका ध्यान भटकाना चाहते हो। ऐसा इसमें लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ध्यान भटकाने के लिए कभी भारत बंद होते हैं, कभी जेल भरो आंदोलन होते हैं,
तो जब भी कोई हिसाब मांगता है, जब भी कोई कार्यकर्ता कुछ बोलता है, तभी वो ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें होती हैं, और इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप बाम सेब का ऐसा क्यों कर रहे हो। अभी एक सवाल भी आया था, हम बाम सेब का बुराई नहीं कर रहे, पर अगर तुम हमसे ये पूछोगे कि बाम सेब ने फायदा क्या किया, नुकसान किया, तो हम तुम्हें बताएंगे कि बाम सेब ने क्या फायदा क्या नुकसान किया। बाम सेब ने जो लोगों को सिखाया है, वो सिखाया है सबसे पहले उसने पैसा दो, पैसा दो, पैसा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो पैसा दो। तो पैसा निकालने का जो स्किल है, उसका मैं तारीफ करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा वामन मेश्राम का। उसके फुल टाइमरों का कितना गजब का है। एक दिन तो मेरे पास आ गया, कई फुल टाइमर मेरे पास आते जाते रहे जाते जाते कह रहा है मेरी गाड़ी के पेट्रोल के लिए 500 रुपये तो दो, ऐसे आदेश करते हैं। मुझे हंसी आई, मैंने 500 रुपये उसको दे दिए, क्योंकि मैं चाहता था कि चलो ये मांग रहा है तो दे दो, भीख समझ के दे दिए। पर वो पैसा निकालने में बहुत है। मेरे एक दोस्त से 5,000 रुपये ले आया, मेरा दोस्त वहीं बैठा हुआ था, उसका फोन नंबर लिया, और वो दोस्त ये समझ गया कि मेरा दोस्त है, उसके पास पहुंच गया और 5,000 रुपये ले आया। उसने मुझे फोन किया, वो मैंने भाई साहब आपका जो वो जो आए थे वहां पे, वो आए, उन्होंने पैसे मांगे, 5,000 दे दिए। उसने मेरे बिहाफ पे पैसे दिए, और वो मेरे को खबर भी नहीं कि 5,000 रुपये ले आया। वो मुर्दे के कफन से भी पैसे निकाल सकते हैं, इतने एक्सपर्ट बनाए गए हैं, इस काम में एक्सपर्ट हैं, इसमें तारीफ करूंगा मैं उनको। इसलिए उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, भले ही मिसयूज किया उन्होंने, भले ही समाज में कोई काम नहीं आया, पर पैसा निकाल लेते हैं वो। दूसरा सिखाया उन्होंने, दुश्मन 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 दुश्मन, और दुश्मन कौन है? ब्राह्मण। ये उन्होंने सिखाया। ये क्यों सिखाया? बाबा साहब की किताबों में लिखा हुआ है कि वमड़ों ने, ब्राह्मणों ने ये सारा कुछ किया है। पर बाबा साहब की किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। बाबा साहब की किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि सबको संगठित रहना है। बाबा साहब की किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि सारे के सारे जितने महापुरुष हैं वो हमारे समने धम के लोग हैं। बाबा साहब की किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि ये जो SC ST OBC के जितने भी लोग हैं वो सब एक हैं। बाबा साहब की किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि संगठन जो होता है उसमें व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का नेतृत्व नहीं स्वीकार करना चाहिए, संघ का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। तो बाबा साहब की किताब को कोई पूरा तो बताता नहीं। तो वहां से प्रचार करना शुरू किया कि भाई, क्योंकि साहब काशीराम ने कहा था कि देखो ये जो पेन है और ये जो ऊपर कैप होता है, ये सारा काम पेन करता है, पर इसका कैप सारा माल खाता है, यानी ब्राह्मण सारा माल खाता है। वो सिस्टम है जो चल रहा है वर्ण व्यवस्था का, वो उन्होंने बताया। पर वामन मेश्राम का मैं इस बात में दाद दूंगा कि पूरे देश के अंदर दुश्मन दुश्मन ब्राह्मण ब्राह्मण करके इतना प्रचारित कर दिया, ब्राह्मण एक हो गया, और बाम सेव टूटती चली गई। बाम सेव के लोग टूटते चले गए, संगठन टूटते चले गए, 29 लाख हो गए। वो ब्राह्मण इकट्ठा हो गया इनके प्रचार करने से। और इनको ये समझ में नहीं आई कि हम दुश्मन दुश्मन करके ब्राह्मण को बता रहे हैं, तो हम दोस्त दोस्त करके हम कभी इकट्ठे होंगे। उसने दोस्त दोस्त का काम कभी नहीं किया। उसने संगठन का, बाबा साहब का जो संगठित रहो का नारा है, वो कभी उसने नहीं किया। भले ही बाबा साहब का नाम लिया, वो हमेशा दुश्मन दुश्मन करके लोगों से पैसे लेता रहा, लोगों को डराता रहा। पर कभी उसने ये नहीं कहा कि दोस्त दोस्त कौन है, हम सारे के सारे श्रमण जितने भी लोग हैं हम सब दोस्त हैं, हम सबको एक साथ रहना चाहिए, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। आओ कभी इकट्ठे होने की मीटिंग करें, आओ कभी हम सब लोग देखें कि हम क्यों टूटे, आओ कभी हम देखें कि हम लोग अलग अलग क्यों हुए, आओ। बलकन लोगों को ये दिमाग में डालता रहा कि बड़ी लकीर, अरे यहाँ लकीरों का खेल चल रहा है क्या, यहाँ बड़ा छोटा संगठन चल रहा है क्या, ये सारे अपने समण भाई हैं। कोई एक आवाज तो आनी चाहिए थी कि भाई दोस्त 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 जो है उनको ढूंढना चाहिए, या दुश्मन दुश्मन करते रहोगे। एक काम उसने ये खराब किया कि उसने दोस्त नहीं ढूंढे, उसने दुश्मन दुश्मन कह के लोगों को दिमाग में डाला। और आज हर एक आदमी जब भी कोई बात होता है, कोई भी आदमी कोई सवाल करता है या उसके संगठन से कोई बात करता है, तो वो सीधे उसको कहता है अरे दुश्मन से मिल गया, BJP का आदमी है, RSS का आदमी है। जब तक उसकी सुनता रहा, जब तक उसके गुलाम रहा, तब तक तो वो बावन मेश्राम का आदमी रहा। और जैसे ही उसने कुछ सही बात करने की कोशिश की, फौरन दुश्मन दुश्मन हो गया, फिर RSS हो गया, पूरी की पूरी बॉडी को लगा देता है। बॉडी का मतलब फुल टाइमर, फुल टाइमर तो गुलाम होते हैं, क्योंकि उनको तो तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह कैसे मिलेगी अगर बात नहीं मानेंगे आका की। तो एक काम उसने ये किया। और तीसरा काम उसने किया, नेतृत्व। ये नेतृत्व शब्द आपको सबसे सुनने को मिलेगा। जो लोग टूटे हैं वो भी नेतृत्व नेतृत्व करते रहते हैं, और वो तो खुद करता रहता है। नेतृत्व पे यकीन करना है। नेतृत्व का मतलब है वामन मेश्राम, मतलब नेतृत्व का मतलब है वामन मेश्राम के अलावा कोई नहीं। मतलब नेतृत्व पे यकीन करना है, नेतृत्व की मानना है, नेतृत्व ऐसा है। भाई कब बाबा साहब ने यह कहा कि व्यक्ति को नेतृत्व मानना है? कब बुद्ध ने यह कहा कि व्यक्ति को नेतृत्व मानना है? कब संविधान में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति देश का नेतृत्व करेगा? ये कहां से लाते हो कोल कपोल बातें। पर चूंकि स्वयं शंभू नेता बनना होता है, तानाशाह बनना होता है, इसलिए हर फुल टाइमर के दिमाग में वामन मेश्राम नेतृत्व, और ऐसा
इसके साथ साथ भी और भी लोग भी कर रहे हैं। एक किशन कुमार का उसके उसका नाम का आदमी है जो भिक्खू बन गया अपने आप ही, उसके पर्चों पे भी लिखा आता है वो भंते के राहुल जी के कुशल नेतृत्व में। बस संघ का नेतृत्व होता है या भिक्खू का नेतृत्व होता है? तो कौन सा धर्म पढ़ के आते हो, कौन सा धर्म नहीं पढ़ के आते हो? कम से कम धर्म को तो ढंग से पढ़ लो, बाबा साहब को तो ढंग से पढ़ लो। पर ये चस्का इतना बुरा है नेतृत्व करने का, नेता बनने का, सारे अंधे कर रखे हैं, सारे सारे मतलब मान्य नेतृत्व करके हमारा बेड़ा गर्क इससे हो रहा है, क्योंकि हम व्यक्तिवाद में चले जाते हैं। जैसे नेतृत्व होता है वैसे ही हम संघवाद से नेतृत्ववाद में चले जाते हैं। एक ये काम सिखाया व्यक्तिवाद का। ये तीन काम के अलावा बाम सेफ की कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। और चौथी अचीवमेंट बड़ी मजेदार है कि ये सारी बाम सेफ एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हुई हैं, लड़ती रहती हैं, पर कहती नहीं है। आप किसी भी बाम सेफी से पूछोगे, वो कहेगा मैं बाम सेफ में है। तो जैसे ही छूटते ही आप पूछोगे ना कौन सी बाम सेफ, कहता बाम सेफ तो सब एक ही है। भाई जब एक ही है तो लड़ते क्यों तुम आपस में? जब एक है तो एक साथ बैठते क्यों नहीं है? तुम पागल किसे बनाते हो? क्योंकि चंदा मिलता है। अगर वो ये कह देगा कि बाम सेफ अलग अलग है, तो आदमी अलग क्वेश्चन कर देगा। वो पूछेगा अरे भाई तुम अलग अलग हो तो तुम काय बात का चंदा मांग रहे हो, पहले तुम इकट्ठे हो जाओ। अब क्या करेगा, चंदा भी चला गया और ऊपर से उपदेश भी सुन के आ गया। इसलिए सारे के सारे एक से हैं। किसी भी बाम सेफ वाले से पूछो, यूं ही कहेगा नहीं बाम सेफ तो सब एक ही है। ये कभी नहीं कहते कि टूटी। भाई एक ही है तो तुम्हारे रजिस्ट्रेशन अलग अलग क्यों है, तुम्हारे बैंक खाते अलग अलग क्यों है, तुम अलग अलग अधिवेशन क्यों लगाते हो, क्यों लोगों का पैसा खर्च कर रहे हो, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? पर लोग भी बड़े मजेदार हैं, कोई सवाल ही नहीं करता। समन संघ को छोड़ के और समन संघियों को छोड़ के कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सवाल करता हो। और कमाल की बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बता रहा हूं आपको, कि इन संगठनों के अंदर चाहे बाम सेफ या जितने भी संगठन हैं, आप कितनी बार पैसे का गबन करो, कितनी बार ही तोड़फोड़ करो, कितनी बार ही कुछ भी करो, कभी भी उस संगठन में आओ, कभी भी पदाधिकारी बनो, नहीं तो दूसरे बन जाओ। कोई आपका जो आपने पाप किया है, संघ तोड़ने का, घात कर जो संघात का पाप किया है, या संघ में नुकसान करने का काम किया है, या संगठन में नुकसान करने का, उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई चिंता नहीं करता, कोई बात नहीं। अगर आप वहां से निकाल दिए गए तो हमारे यहाँ आ जाओ। पर समन संघ में ऐसा नहीं है। समन संघ के अंदर अगर एक बार समन संघ के घात कर गया तो उसकी पुश्तें भी नहीं आ सकती, पुश्तें भी। वो लिख जाता है कि इस व्यक्ति ने समन घात संघ के घात किया, क्योंकि संघ घात सबसे बड़ा घात है, ऐसा बुद्ध ने बताया हुआ है। और खुद अपने भाई देवदत्त को कभी जीवन में लिया नहीं। संघ घात इतना बड़ा घात होता है, क्योंकि संघ घात लाखों करोड़ लोगों के विश्वास से घात होता है, किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, इसलिए बड़ा है। तो संघ घात की हमारे यहाँ माफी नहीं है, संघ के अंदर माफी नहीं है। पर वाम सेफ के अंदर माफी है, संगठनों के अंदर माफी है, जो जितने भी चलते हैं इस पर माफी है। इसलिए समन संघ जीवन पर्यंत चलेगा। और ये इसलिए भी चलेगा क्योंकि हर महीने हम अपनी कमियों को दूर करते हैं। हर महीने हम आंख से आंख मिला के अपने संगियों से बात करते हैं, बताओ ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे नहीं हुआ। और सबको जवाब देना पड़ता है। यहाँ कोई सुपर नहीं है, यहाँ कोई नीचे नहीं है। काम करेगा, गलत करेगा, जवाब देगा, और उसी को संघ डिसाइड करेगा कैसा कैसा नहीं। पर संगठनों के अंदर ऐसा कोई जवाबदेह सिस्टम नहीं है। संघ के अंदर तो चापलूसी करो, पैसे लाओ, पैसे दो, कमीशन खाओ, कमीशन लो, मजा लो पूरा जिंदगी का। इसलिए जिनको आनंद की जिंदगी जीनी है, पैसे वैसे कमाने हैं, वो संगठनों में जाओ, बामसिप में जाओ। पर जिसको मिशन मूवमेंट चलाना है, और जिसको संघ में काम करना है, और जिसको जीवन पर्यंत बिना किसी महत्वाकांक्षा के काम करना है, और अपना जीवन इसमें देना है, और अपने बच्चों का जीवन बचाना है, वो संघ में आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, पहले भी ऐसा हुआ था और अभी भी ऐसा होगा। और बाबा साहब ने भी ये बताया है कि जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे जीतेंगे नहीं। और बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा है, और बाकी महापुरुषों ने भी कहा है। और ये जो संघ है, ये हमारा पुरातन संघ है। आज के लिए इतना ही है। अगर मैंने कहीं कोई गलती से कोई बात कही हो, कोई मेरे मुंह से गलत बात निकल गई हो, तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को, समण संतों को वंदामि। बहुत बहुत साधुवाद।